नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस बार भी कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं हो पाएगी। ये यात्रा भारत से होते हुए चीन को जाती है। यात्रा का मार्ग लिपुलेख तक है, लेकिन लिपुलेख के पास ब्लैक टॉप और सड़क बनाने का काम हो रहा है। लेकिन सड़क बनाने में यात्रियों के आवागमन के चलते कुछ दिक्कतें आ रही हैं। आपको बता दें कि कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से आदि कैलाश यात्रा कराई जा रही है, जिसका 9वां दल यात्रा को रवाना हो चुका है। फिलहाल बीआरओ और यात्रा का संचालन करने वाली संस्था के बीच बातचीत हो चुकी है और सितंबर तक सड़क निर्माण का काम पूरा होने की उम्मीद है। तो आपको बता दें कि इस बार भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं हो पाएगी, श्रद्धालु नहीं जा पाएंगे। हालांकि श्रद्धालुओं द्वारा इंतजार निश्चित तौर पर किया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि सड़क निर्माण कार्य के चलते इस बार फैसला लिया गया है कि यात्रा नहीं हो पाएगी। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री की ओर से जानकारी दी गई है। सड़क निर्माण के चलते यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, यात्रा के रास्ते में जो सड़क निर्माण कार्य है वो जारी है और कैलाश यात्रा को लेकर यह बड़ा अपडेट सामने आया। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट की ओर से बताया गया इस बार भी नहीं हो पाएगी कैलाश यात्रा, सड़क निर्माण का कार्य जारी है और इसी के चलते यह फैसला किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, अहम खबर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो काफी कठिन मानी जाती है, दुर्गम परिस्थितियों से होते हुए श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर पहुंचते हैं। हालांकि आपको बता दें कि सड़क निर्माण के चलते श्रद्धालु इस बार भी यात्रा नहीं कर पाएंगे। यात्रा के रास्ते में जो सड़क निर्माण कार्य है वो जारी है और यही बड़ा कारण माना गया है जिसके चलते इस बार भी श्रद्धालु कैलाश यात्रा नहीं कर पाएंगे। हालांकि तमाम श्रद्धालुओं के लिए निश्चित तौर पर ये बड़ा झटका, उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा कैलाश यात्रा पर जाने के लिए। सड़क निर्माण के चलते यात्रा के रास्ते में जो सड़क निर्माण कार्य है वो लगातार जारी है। बीआरओ की ओर से कार्य तेज किया गया है। हालांकि अभी भी जो निर्माण कार्य है वो जारी है और यही कारण है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर श्रद्धालु इस बार भी नहीं जा पाएंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कैलाश यात्रा को लेकर। यह बड़ा अपडेट सामने आया। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया है कि इस बार भी कैलाश यात्रा नहीं हो पाएगी। कैलाश यात्रा को लेकर बोले हैं मंत्री और यात्रा के रास्ते में सड़क निर्माण कार्य जारी है और इसी के चलते श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा है। इंतजार जो कर रहे थे कैलाश यात्रा को लेकर, उनकी ओर से बताया गया कि निर्माण कार्य जारी है सड़क का और इसी के चलते इस बार भी यात्रा नहीं हो पाएगी कैलाश यात्रा। कैलाश मानसरोवर को लेकर लोगों की काफी ज्यादा मान्यताएं रहती हैं, इंतजार करते हैं लोग कैलाश यात्रा को लेकर। उत्तराखंड के काशीपुर की सीमा से लगे ठाकुरद्वारा क्षेत्र के लोगों को सौगात मिली है। दरअसल ठाकुरद्वारा क्षेत्र में लंबे समय से फर्जी डॉक्टरों और फर्जी लैबों का बोलबाला था, जिससे काशीपुर में उत्तर प्रदेश के बिगड़े केसेस सामने आ रहे थे। इसी को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी डॉक्टर मोहम्मद हसन नूरी, डॉक्टर एमपी सिंह और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से ठाकुरद्वारा की सीमाओं के अंदर जीवन रेखा सिटी स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना की, जिसका शुभारंभ मुरादाबाद जिले के सीएमओ डॉक्टर एमसी गर्ग ने किया। एमसी गर्ग ने बताया कि ठाकुरद्वारा की जनता के लिए अच्छी सौगात है। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार फर्जी लैबों और झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई कर रही है। द्वारा में डायग्नोस्टिक सुविधाओं की कुछ कमी अवश्य चल रही थी। हमारे अस्पताल में भी एक्सरे और पैथोलॉजी की जांचें हो जाती हैं, मगर हमारे डॉक्टर एमपी सिंह साहब ने सीटी स्कैन लगाया है। इससे ठाकुरद्वारा की जनता को काफ़ी लाभ होगा।
हाँ, आप सही कह रहे हैं। लगातार कार्रवाई जारी है। बागेश्वर सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उपचुनाव में स्वर्गीय चंदन राम दास के परिवार में फूट डालने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने इस अवसर पर पलटवार किया कांग्रेस पार्टी पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, जिसकी वजह से करण मारा इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद बागेश्वर सीट पर उपचुनाव होने तय हुए हैं, जिसको लेकर सियासत भी लगातार जारी है। वहां मेरे को सुनाई पड़ा कि उन्होंने चंदन राम दास जी के घर में भी झगड़ा पैदा कर दिया है, माँ और बेटू में झगड़ा पैदा करा दिया है, क्योंकि ये पार्टी डिवाइड एंड रूल की पार्टी रही है, अंग्रेजों की चमची पार्टी है और जो जो अंग्रेजों ने किया वही इन्होंने सीखा है। और आज उस घर में भी इन्होंने फूट डाल दिया। वहां माँ बेटू के झगड़े करा देंगे, बेटा कहता मैं लड़ूंगा, माँ से पार्टी करिए आप लड़िए। तो अब देखते हैं आने वाला समय क्या है। बागेश्वर चुनाव को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि माननीय। तो सुना आपने किस तरह से तमाम जो सियासत है वो लगातार जारी है और इस बीच खुद करण मारा जी हमारे साथ जुड़ गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नहीं, नमस्कार। करण मारा जी, आपकी ओर से कहा गया है कि परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी चंदन राम दास के परिवार में। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, यही वजह है कि इस तरह से बयानबाजी की जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी का इतिहास है। मैंने ये उस संदर्भ में कहा जिसमें इनके अध्यक्ष ने ये कहा था कि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं देना चाहिए और सिंपैथी रखते हुए वहां चुनाव फ्री कर देना चाहिए। उस पर मैंने ये कहा कि जिस समय आदरणीय सुरेंद्र राकेश जी की मृत्यु हुई और उनकी विधवा पत्नी ममता राकेश जी चुनाव लड़ रही थी, उस समय इन्होंने उनके घर में फूट डाली और उनके सगे भाई सुरेंद्र राकेश के सगे भाई को अपनी भाभी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया। और आज वो हमसे उससे अपील कर रहे हैं। वहां मेरी जो जानकारी है आज की डेट में, क्योंकि वो परिवार बहुत लंबे समय से हमारे से पारिवारिक रिश्ते हैं, वहां इन्होंने उस परिवार में भी इस तरीके के हालात पैदा कर दिए हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। तो ये सत्य बात है और मैं जानता हूं, क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है वो सुचिता की बात दिखाने के लिए तो करती है, लेकिन तमाम जितने मामले इन 11-12 महीने में हम पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, इससे उनकी साफ कलई खुलती है। जिन लोगों को ज्वाइन करा रहे दबाव में या किस चीज में, कौन चाहता है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में जिन लोगों ने केस को दबाया हो उस पार्टी को ज्वाइन करे? कौन चाहता है कि इतना बड़ा पटवारी पेपर लीक हो गया, SSS भर्ती घोटाला हो गया, बच्चों का लाठीचार्ज हो गया? जिस सरकार ने सबके उस सरकार के संग जुड़ना कौन चाहता है? लेकिन जो जुड़ रहे हैं उनकी मानसिकता क्या रही होगी जुड़ते समय, ये सोचने वाली बात है। तो इतनी खतरनाक पार्टी ये है और वो दूसरे दलों से ये उम्मीद कर रही है कि वो सिंपैथी रखें। हम निश्चित तौर पर चंदन राम दास जी के मरने से दुखी हैं। वो एक योग्य व्यक्ति थे और सरल स्वभाव के थे, और क्योंकि उनका पुराना इतिहास कांग्रेस का रहा है, वो हमारे जिला पंचायत के सदस्य भी रहे थे और उनके संग हमारी पूरी सिंपैथी है। लेकिन जिस तरीके से उस परिवार में इन्होंने माहौल बनाया है, निश्चित वो दुखद है और मैं अपने शब्दों पे कायम। करण महाराज जी, आपका क्या मानना है, क्यों आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस तरह से बयानबाजी की जा रही है? और जो आपने कहा कि अब परिवार के अंदर ही कहीं ना कहीं बढ़ाने का प्रयास है, इसके पीछे क्या राजनीति मानते हैं आप बीजेपी की? मैं इसको अनुभवहीनता भी कह सकता हूं। भले ही ये चुनाव जीतते रहे हों, इन्होंने जाति धर्म के नाम पर भेद फैला के झगड़े इत्यादि से चुनाव जीते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ये लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते। अगर भरोसा करते तो चुनी हुई 10 सरकारें नहीं गिराई जाती इन 9 सालों में। जो जनता के मैंडेट से जीती हुई सरकारें जो बनी थी जनता के वोटों से, उनको गिराकर अपनी सरकारें इन्होंने बनाई हैं। तो ऐसी पार्टी जो चुनी हुई सरकारों को गिराने में महारत हासिल कर रही हो, जिसमें उस पार्टी का कैसे भरोसा किया जा सकता है लोकतंत्र? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करण महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत और चर्चा के लिए। मिशन को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक की और इस बैठक में 51% वोट प्लान बीजेपी का क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। बीजेपी की पर्वत प्रतिज्ञा, पहाड़ पर बीजेपी का मंथन, जश्न की तैयारी, निकाय की तैयारी, पहाड़ पर सियासत भारी,
2024 की पिच तैयार, बीजेपी बैटिंग को बेकरार, जनता के बीच थामी सरकार। बीजेपी का 51% वोट प्लान। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन बीजेपी चुनावी मोड में पहुंच गई है। बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। उत्तराखंड बीजेपी ने पिछले दिनों में 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक की, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बीजेपी उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर लगातार रणनीतियां तैयार कर रही है। कार्य समिति की बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी 2024 के चुनाव और पीएम के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर जनता के बीच जाकर केंद्र की योजनाओं की जानकारी देंगे। पिछले 9 सालों के अंदर देश के अंदर गरीबों के लिए, दलितों के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए और जो आम सुविधाएं थी, उन सुविधाओं से जो लोग दूर थे, जिनको आवश्यकता थी, ये सारे के सारे काम पिछले 9 सालों में हर वर्ग के लिए केंद्र की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया है। वो सारे के सारे काम आज जन जन तक पहुंचकर जन जन की खुशहाली, देश की खुशहाली का कारण बन रहे हैं, प्रदेश की खुशहाली का कारण बन रहे हैं। कार्य समिति की बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है और उसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कार्य समिति में चर्चा की गई है। महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के यशस्वी 9 वर्ष जिसके दौरान के अंदर जो उन्होंने कार्य किए हैं, उन कार्यों को विधिवत तरीके से जमीन पर ले जाने के लिए अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी, उसके बाद ये प्रदेशों की कार्यकारिणी हो रही है और उसके बाद जिले की कार्यकारिणी होगी और जिले के बाद दूसरा सत्र जो होगा वो विधानसभा अनुसार वो कार्यकारिणियाँ होंगी। उन कार्यकारिणियों में सारी योजनाओं को किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है वो सब बातें हुई है, चर्चा हुई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कार्य समिति में फैसला लिया गया है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार और बूथों को मजबूत करने के विषय में चर्चा हुई है। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव में 51% वोट बीजेपी के पक्ष में पड़े, इसको लेकर कार्य समिति में मंथन किया गया है। ये कार्य समिति 3 उद्देश्यों को लेकर थी। पहला उद्देश्य हमारे कार्यक्रम जो केंद्र सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल अब प्रारंभ होने वाला है, तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की विधानसभा की उपलब्धियों को दरवाजे दरवाजे तक पहुंचाने का एक उद्देश्य के कार्यक्रम ग्रहण किए। दूसरा, 51% मत हमको प्रत्येक लोकसभा में पड़े, इस दृष्टि से विधानसभाओं के सम्मेलन, लोकसभा के सम्मेलन और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, इस दृष्टिकोण के कार्यक्रम ने इसमें तय किए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी उत्तराखंड में आक्रामक प्रचार प्रसार कर रही है और केंद्र की योजनाओं को राज्य सरकार की योजनाएं जनता के बीच ले जा रही है, उससे कांग्रेस को आने वाले चुनाव में आकलन करने की जरूरत है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो वहीं रुड़की पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सरकार के जनता के द्वारा कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री ने कुछ निर्माण कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सड़कों, नाला निर्माण, जलभराव, गांव की नाली निर्माण के अलावा अवैध कब्जों और राशन कार्डों से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से पहुंची थी, जिनका समाधान करने का कैबिनेट मंत्री ने जनता को आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार विकास की ओर अग्रसर है। सरकार विकास पर ध्यान दे रही है, गांव-गांव का विकास हो रहा है।
समस्याएं सुनी गई हैं, जिसमें अधिकांश शिकायतें मौके पर ही जिनका निस्तारण किया गया, और जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई समस्या है, जैसे रक्षा मंत्रालय की समस्या है, कुछ और अग्निवीर की समस्या है, वो हम केंद्र सरकार को भेज देंगे। मंत्री राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि नया संसद का जो उद्घाटन होने वाला हो रहा है उसको प्रधानमंत्री जी ना करके राष्ट्रपति करें, क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रधानमंत्री जी ही करते हैं उसमें, क्योंकि निश्चित रूप में जो भी बड़ा उपक्रम होता है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करते हैं। रामनगर के वन परिसर में एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। दरअसल रामनगर के कई क्षेत्रों में वन विभाग की जमीन पर रह रहे लोगों को जगह खाली करने के लिए कहा गया है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। आपको बता दें कि महापंचायत में एक समिति का भी गठन किया गया और इस दौरान प्रशासन के खिलाफ न्यायालय जाने की भी बात कही गई है। महापंचायत के दौरान वक्ताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। सरकार जिन्हें उजाड़ने का काम कर रही है, उन्हें बसाने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है। इसके साथ ही वक्ताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए, वरना इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये जो आज महापंचायत है, जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, वन विभाग है, रामनगर तराई वन प्रभाग है, सिंचाई विभाग है, राजस्व विभाग के द्वारा जो धार्मिक स्थलों को, चाहे बाजार हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, जो बस्तियां हैं, उनको जो तोड़ा जा रहा है, उनको जो बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है, उसके विरोध में ये महापंचायत है। और हमारी मांग है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है, ना ऐसा कोई कानून है, और ये मनमानी जो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की जा रही है, बिना पुनर्वासित किए हुए, बिना उनकी व्यवस्था किए हुए, तो इस तरह से तोड़ा जा रहा है। कहना है जो सरकार ने आज जगह जगह नोटिस दिए हैं, चाहे लखनपुर है, पूरा पुछड़ी नहीं बस्ती है, कालू सिद्ध है, यहाँ अनाउंसमेंट भी हो गए कि 3 दिन में आप घर खाली करिए। जब एक प्रकार से सरकार इसको अतिक्रमण घोषित करती है, दूसरा तरफ देखा जाए इन लोगों के पास आधार कार्ड है, इनके पास राशन कार्ड है, 80-85 सालों से ये लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तब अभी तक सरकार को कोई दिक्कत नहीं। और आज सरकार को इतनी बड़ी दिक्कत इन लोगों से क्या आने लगी। और मैं सरकार को ये भी बताना चाहती हूँ, ये लोग तब तक नहीं हटेंगे, ये लोग यहाँ पे टेंट लगाकर बैठ जाएंगे, अपने बच्चों को लेकर, अपनी गाय भैंसों को लेकर के यहाँ पे बैठ जाएंगे, जब तक सरकार इनकी राजस्व गांव घोषित नहीं करती, और ये अपने जन आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे। उत्तराखंड राज्य में इन दिनों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जोरों शोरों से चल रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को इस बाबत निर्देश दिए थे कि अपनी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के साथ अपनी जमीनों को सुरक्षित भी रखें। देहरादून नगर निगम भी अपनी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कवायद में जुट गया है और आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य के तमाम विभाग और निगम ऐसे हैं जिनके पास एक बड़ी संख्या में लैंड बैंक मौजूद है। ऐसे में अपनी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार पहले ही सबको निर्देश दे चुकी है। लिहाजा देहरादून नगर निगम भी अब अपनी जमीनों को कब्जा मुक्त करने के लिए लैंड बैंक को और मजबूत करने की कवायद में जुट गया है। लैंड बैंक का तो एक बड़ा हुआ है, इसमें जो हमारी नगर निगम की ज़मीनें हैं, हमारा प्रयास है कि वो ज़मीनें हम उनको बचाएं और ज़मीनों पे अतिक्रमण ना हो, उस पर कब्जा ना हो। और जब जब कहीं से शिकायत आती है तो नगर निगम की टीम जाके उसको अतिक्रमण को ध्वस्त भी करती है और जो कार्रवाई हमें करनी चाहिए कार्रवाई भी हम करते हैं। हल्द्वानी में फर्जी विजिलेंस टीम बनकर 1 लाख की रंगदारी की गई, जिसमें पुलिस ने 2 पत्रकारों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस ने करीबन 90,000 रुपए भी बरामद किए। वहीं अभी भी मामले में एक महिला आरोपी फरार है। आपको बता दें गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस को मीडिया का आईडी कार्ड बरामद हुआ। बताया जा रहा है आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। मामले में एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा कि 18 मई को 3 महिला और एक पुरुष विजिलेंस अधिकारी बनकर सिंचाई विभाग के हल्द्वानी कार्यालय पहुंचे और सिंचाई विभाग के प्रधान सहायक को डरा धमकाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और 1 लाख रुपए वसूल लिए। कोतवाली हल्द्वानी में रंगदारी का एक सनसनीखेज प्रकरण सामने आया। इसमें मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग के कार्यालय में तैनात जो बाबू थे, उनके पास 4 लोग आए और उन्होंने उनकी कोई वीडियो दिखाने के बाद कहा कि ये आपकी एक
रिकॉर्डिंग हमारे पास है और आप इसमें पैसे दीजिए नहीं तो हम आपकी शिकायत करेंगे। वो डर गए और उसके बाद 1 लाख रुपये उन्होंने डरा धमका कर ले लिए। उनके पास पैसे नहीं थे, वो पैसे उन्होंने अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठे किए और उसके बाद इन चारों को दिए। ये चारों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कोतवाली हल्द्वानी में हुआ। ये अभियोग धारा 386, 419, 420 IPC में दर्ज किया गया। एक टीम इसमें गठित की गई कोतवाल हल्द्वानी के नेतृत्व में। इस टीम ने इन 4 में से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 1 लाख में से 90,000 रुपये इनके पास से बरामद किए। तो वहीं हरिद्वार में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान दोनों पक्षों में फायरिंग हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर पर गोली लगी, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। और बताया जा रहा है कि आरोपी पर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के साथी भागने में कामयाब हुए। और आपको बता दें कि पुलिस को पथरी थाना क्षेत्र के जंगलों में गोकशी की सूचना मिली थी। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। ये रात्रि करीब 11 साढ़े 11 के बीच में पथरी थाना क्षेत्र में बुड्ढाहेड़ी गांव पड़ता है। वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध लोग वहाँ पर गांव में देखे गए, जिस पर हमारे आसपास की थाना पुलिस वहाँ पहुँची थी और वहाँ पर पता चला कि कुछ लोग वहाँ गौकशी के लिए इकट्ठा हुए थे। तो जब पुलिस ने उनकी घेराबंदी करी तो वहाँ पर उनको पकड़ने के दौरान उसमें से एक फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में भी एक जो उसमें बदमाश था उसको गोली लगी। इसका नाम बाद में पता चला जब्बार है। इसके पूर्व में भी गौकशी के काफ़ी मुकदमे हैं और पुलिस के साथ मारपीट और उसके भी मुकदमे दर्ज है। बाकी अभी भी जानकारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।